हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद। ट्रांसलेशन यानी कि इसे हम कहते हैं हिंदी में अनुवाद। ट्रांसलेशन का मतलब होता है एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तित करना। यानी कि अगर हम हिंदी जानते हैं और हमें उसे इंग्लिश में कहना है तो हमें अपने उस हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। लेकिन इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय हमें दोनों भाषाओं के जो नियम हैं उनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हर एक भाषा के अलग अलग नियम होते हैं और उनको जब बदलते हैं तो वो नियम हमारे ध्यान में होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से उसको बदलना है। अब जब हम भाषा को परिवर्तित करते हैं और ख़ासकर हिंदी से इंग्लिश भाषा में, तो हमें 3 चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। सबसे पहले है वोकैब्युलरी। वोकैब्युलरी का मतलब होता है शब्द यानी कि वर्ड्स मीनिंग, इसका ज्ञान होना आपको। दूसरा आपका जो है स्पेलिंग्स, यानी कि जो वर्ड्स आप लिख रहे हैं पूरे वाक्य में उसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। और तीसरी बात है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब होता है विराम चिन्हों का प्रयोग। विराम चिन्ह जैसे कि फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, कॉमा कहाँ लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा कहाँ लगाना है, इन शब्दों का भी, इन चिन्हों का भी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो हमें जब एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलना होता है तो हमें ट्रांसलेशन और उसके जितने भी नियम हैं उनकी जानकारी ज़रूरी है। तो हमने 3 चीज़ें अपने दिमाग में रखनी चाहिए। वोकैब्युलरी का ज्ञान, नंबर 2 स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, और नंबर 3 पंक्चुएशन मार्क्स यानी कि विराम चिन्हों का प्रयोग, कॉमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास का सही प्रयोग। इनके अलावा अनुवाद करते समय कुछ जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, और वो महत्वपूर्ण जानकारी जो इन्फॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो क्या है कि आपको किसी भी वाक्य के कुछ पार्ट्स जो हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे सबसे पहला पार्ट है आपका किसी भी वाक्य का कर्ता। कर्ता का मतलब जिसे हम कहते हैं हिंदी इंग्लिश में सब्जेक्ट। नंबर 2 आपका होता है क्रिया, यानी कि जिसे हम कहते हैं वर्ब। और नंबर 3 होता है हमारा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, यानी कि कर्म। ऑब्जेक्ट को कर्म कहते हैं हिंदी में, और कॉम्प्लीमेंट को कहते हैं हम पूरक। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कर्ता यानी कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। जब हम क्रिया में कौन या किसने का प्रश्न करते हैं तब हमारा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता का पता चलता है। जैसे एक वाक्य है, राम बाजार जाता है। कौन बाजार जाता है? राम। तो इस वाक्य में हमारा कर्ता क्या है? राम। तो सब्जेक्ट को पता करने के लिए हमें क्रिया में एक प्रश्न करना पड़ता है, कौन या किसने। तब हमारा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता क्लियर हो जाता है। सेकंड नंबर पर आते हैं आपकी क्रिया यानी कि वर्ब। कर्ता किसी कार्य को किस ढंग से कर रहा है, और उस ढंग को क्या कहते हैं हम? क्रिया। किसी कार्य को किस तरीके से किया जाता है, तो ये हमारी वर्ब बताती है। थर्ड है हमारा ऑब्जेक्ट
या कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट जो हमेशा अधिकतर मेन वर्ब्स में आता है, मेन वर्ब्स जैसे गो, कम, सिट, स्लीप, ईट, इस तरीके की, जिनकी 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म। और कॉम्प्लीमेंट हमारा कहलाता है पूरक, यानी कि जो शब्द किसी वाक्य को पूर्ण करने के लिए, उसके अर्थ को पूर्ण करने के लिए काम में लिया जाता है, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट या पूरक। तो हम पहले ऑब्जेक्ट की जानकारी लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और नंबर 2 डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कहते हैं हम सजीव कर्म। सजीव कर्म, सजीव कर्म। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कहते हैं हम निर्जीव कर्म। अब एक वाक्य में इनकी पहचान कैसे करेंगे, सजीव कर्म और निर्जीव कर्म की। तो उसके लिए हमें अब ये सजीव और निर्जीव कर्म फिर से लिखने पड़ेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हमने दूसरा बताया था आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि निर्जीव कर्म। सजीव कर्म इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, निर्जीव कर्म यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम एक वाक्य लिखते हैं, ही गेव मी ए पेन। उसने मुझे एक पेन दिया। ये वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। उसने मुझे एक पेन दिया। अब मैंने वाक्य में लगाया, अगर मुझे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करना है, किसे या किसको का प्रश्न करा मैंने। उसने एक पेन किसे दिया या उसने एक पेन किसको दिया, तो उत्तर में आया मुझे, यानी कि मी, जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। मी आपका क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, और ये जीवित है। भाई मुझे दिया तो मैं तो जीवित हूं, सजीव हूं। तो किसे या किसको का प्रश्न करने पर जो उत्तर में आए वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि सजीव कर्म होता है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि निर्जीव कर्म को जानने के लिए हम फिर से एक प्रश्न करेंगे, और उस प्रश्न में हम क्या का प्रयोग करेंगे। उसने मुझे क्या दिया, उसने मुझे क्या दिया, तो क्या के उत्तर में आया ए पेन। तो ये हमारा जो है एक नाउन है पेन, और निर्जीव है, इसलिए इसे हमने क्या कहा, निर्जीव का। वाक्य कुछ इस तरीके से भी हो सकता था, जैसे ही बीट मोहन। उसने मोहन को पीटा। अब इसमें मैंने फिर से प्रश्न किया, उसने क्या पीटा, तो क्या के उत्तर में मोहन नहीं आया, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि निर्जीव कर्म नहीं है। अब मैंने प्रश्न किया, उसने किसे पीटा, तो उत्तर में आया मोहन, बेचारा मोहन पिटा है। तो इस मोहन को हम क्या कहेंगे, सजीव कर्म। तो इतनी जानकारी के बाद अब हम इसके रूल लिखते हैं कि किस तरीके से ट्रांसलेट करते समय हिंदी से इंग्लिश में हमें किस किस तरह की शब्दों को रखना है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपका आया सब्जेक्ट, उसके बाद आया आपका वर्ब, फिर उसके बाद आया आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन कौन सा आया,
पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फिर आया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे वाक्य लिखा था मैंने, ही गेव मी ए पेन। ओके, उसने मुझे एक पेन दिया, मैंने उसी के नीचे उस चीज को लिखा है जो ये दर्शा रही है। अब अगर कभी कभी ऐसा होता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है, तो हमें इसमें दो प्रीपोजिशंस टू या फॉर का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस टू या फॉर का प्रयोग करना पड़ेगा, और फिर मैं इधर लिखूंगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं एक बात फिर से लिखता हूं, यही बात, और इनके ऑब्जेक्ट को चेंज करता हूं। तो ही गेव ए पेन टू मी। अब देखिए आपके ऑब्जेक्ट चेंज हो गए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में चला गया। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन करते समय हमें हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरीके से किसको कहाँ रखा जाता है, और अगर उसे बदलना भी है तो हमें किस चीज का प्रयोग करना पड़ेगा, किस शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखने के लिए और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखने के लिए बीच में टू या फॉर का प्रयोग किया था, लेकिन जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, तब इसमें किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया गया। ध्यान से देखिए इसको। तो अभी हमने देखा था कंस्ट्रक्शन ऑफ असर्टिव सेंटेंस। जैसे मैंने बात बोला था, ही गेव मी ए पेन। असर्टिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य, ना ये निगेटिव था ना ही ये इंट्रोगेटिव। अब ऑब्जेक्ट की जगह अगर कॉम्प्लीमेंट आता है किसी वाक्य में, कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा और कॉम्प्लीमेंट का अधिकतर प्रयोग होता है आपकी वर्ब, इज, आर, एम, वाज, वर, लुक, अपीयर, सीम, इस तरह की कुछ वर्ब के साथ। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, मान लीजिए राम इज ए किंग। राम एक राजा है। अब इस वाक्य में सबसे पहले आपका था सब्जेक्ट। राम क्या है? सब्जेक्ट। आपका जो इज है ये एक वर्ब है, यानी कि क्रिया। और कैसी क्रिया है? इसको हम कह सकते हैं लिंकिंग वर्ब। और आपको जो ए किंग है ये है आपका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जिसे हम कहते हैं पूरक। और लिंकिंग वर्ब को हम कहते हैं हिंदी में संयोजक क्रिया। संयोजक क्रिया का मतलब होता है संयोजन करने वाली, यानी कि जोड़ने वाली। लिंकिंग जैसे स्पष्ट लिंक, जोड़ना। किसको जोड़ना? सब्जेक्ट को आपके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का जो काम करे वो आपकी कहलाती है लिंकिंग वर्ब। अब कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक किसे कहते हैं? जो किसी वाक्य के अर्थ को पूर्ण करे। जैसे मान लीजिए मैं इतना वाक्य लिखता राम इज, और इतना लिखकर मैं छोड़ देता, तो क्या ये वाक्य पूरा होता? नहीं पूरा होता। इसलिए मैंने क्या करा, इसमें एक किंग जोड़ दिया, एक नाउन, और ये क्या बन गया? वाक्य पूर्ण हो गया। अब ये देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। कॉम्प्लीमेंट के अंतर्गत सबसे पहले आपका नाउन आता है। नाउन का मतलब संज्ञा। नंबर 2 आपका आ सकता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसे? जैसे ही इज क्लेवर।
वह चालाक है। अब यहाँ पर जो आपका कॉम्प्लीमेंट है क्लेवर, वो है आपका एक एडजेक्टिव। यहाँ पर आपका एडवर्ब भी आ सकता है, जैसे राकेश इज देयर, राकेश वहां है। यहाँ पर आपका जो देयर है क्या है, एक एडवर्ब जो स्थान बता रहा है। नंबर 4 आपका एडजेक्टिव और नाउन भी हो सकता है आपका कॉम्प्लीमेंट, जैसे ही इज ए गुड बॉय। यहाँ आपकी गुड क्या है, एडजेक्टिव है, और बॉय एक नाउन। आपका कॉम्प्लीमेंट एक एडवर्बियल फ्रेज भी हो सकता है। एडवर्बियल फ्रेज का मतलब होता है, फ्रेज का मतलब 2-3 शब्दों से मिलकर कोई ऐसा वाक्य बनाना है जिसका कोई अपना अर्थ नहीं होता है, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द गार्डन, ऑन द रूफ। तो ये आपके फ्रेज कहलाते हैं, एडवर्बियल फ्रेज। जैसे मान लीजिए मैं एक वाक्य लिखता हूं, द कैट इज ऑन द रूफ। तो ये जो ऑन द रूफ है, ये आपका एक एडवर्बियल फ्रेज है जो कि कॉम्प्लीमेंट का तरह काम करता है। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या क्या बताता है, किसी की स्थिति भी बताता है, समय भी बताता है, कोई संज्ञा के बारे में भी बताता है, और किसी विशेष स्थिति के बारे में भी। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट ये कई कार्य करता है। अब मैंने कुछ बताया था कि इज, आर, एम, ये जो लिंकिंग वर्ब है, बाज वर्ब, इनके अलावा और भी वर्ब होती हैं। जैसे मैंने बताया था अपीयर, सीम, लुक, इस तरीके की वर्ब। जैसे ही लुक वेरी सैड, वह बहुत दुखी दिखाई देता है। सीम्स भी है, ही अपीयर्स वेरी सैड, इस तरीके के। तो यहाँ भी हम कॉम्प्लीमेंट का यूज कर रहे हैं, और आपकी ये जो वर्ब है ये एक लिंकिंग वर्ब की तरह ही कार्य कर रही है। तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब मैंने इस वाक्य की हिंदी लिखी, राम इज ए किंग, राम एक राजा है। तो आपका सब्जेक्ट यानी कि कर्ता उसी स्थान पर रहा सबसे पहले। एक राजा जो कि इंग्लिश वाक्य में आपके सबसे लास्ट में था, वो आपके वाक्य के बीच में आ गया, यानी कि आपका पूरक। और जो आपकी क्रिया थी इज, जिसका अर्थ है, ये सबसे लास्ट में पहुंच गई। तो ये आपको देखना है कि जब ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ शब्द दाएं से बाएं, इधर से उधर होते हैं, लेकिन आपका सब्जेक्ट उसी स्थान पर रहता है। तो इस वीडियो को देखिए और समझिए। नहीं आए समझ में तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ भी सकते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा तरीका है कि बिल्कुल मलंग, यानी कि एक मस्त तरीके से पढ़ाना, जिससे आप किसी भी तरीके से आपको कोई परेशानी ना हो, बिल्कुल फ्री माइंड होकर। ओके, वीडियो को देखते रहें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।